डीसी बैटमैन, आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है। तुम्हारे पास क्या है? एब्सोल्यूट बैटमैन, मेरे पास माँ है। जी हाँ, सही पकड़े हैं। एब्सोल्यूट बैटमैन एक ऐसा बैटमैन का वर्जन जिसके पास ना ही तो अथाह पैसा है, ना ही उसके सफ़र का साथी एल्फ्रेड उसके साथ है। तो कौन और क्या है ये बैटमैन की कहानी? कहानी की शुरुआत होती है जिसमें हम देखते हैं कि एक बच्चा एक चिड़ियाघर में लगे चमगादड़ के पोस्टर को देखकर चौंकता रहता है, लेकिन तभी उसके पापा, जो कि बाकियों के बच्चों के साथ उस चिड़ियाघर के गेट पर रहते हैं, वो उसको आवाज़ लगाते बताते हैं कि उन्हें आगे चलना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि एक बंदा अपनी मोटरसाइकिल से गौतम में कहीं जाते रहता है। वो सोचता रहता है कि पहले से बदल गया है गौतम, ऊंची ऊंची चमकदार बिल्डिंग्स, पहले से खूबसूरत तो हो गया है लेकिन अच्छा नहीं है। उसके बाद वो बंदा एक गली में अपना गाड़ी रुकते अपना हेलमेट हटाता है। वो कोई और नहीं बल्कि एल्फ्रेड पेनवर्थ रहता है, जिसे गौतम का चप्पा चप्पा पता होता था, पर अब वो बड़ी मुश्किल से गौतम को पहचान पाता है। एल्फ्रेड भी पास की दुकान जाते ही वहाँ से कुछ सामान लेता है। वो दुकानदार आमिर, जो काबुल से था, और वो काबुल करीब 20 साल पहले छोड़ यहाँ चाय की दुकान लगाए हुए है, और तब से एल्फ्रेड उसका ग्राहक था। और कभी कभी आमिर उसे अपने घर में भी रहने दे देता था। एल्फ्रेड अपनी मोटरसाइकिल में सिक्कर बांधकर अपने कमरे की तरफ जाता है। अंदर जाते वो सबसे पहले चाय बनाता है और फिर अपनी बेटी जूलिया को वॉइस मैसेज भेजता है, बताते कि वो अभी गौतम में ही है, और अगर वो अपने पापा से मिलना चाहती है तो बस वो एक फ़ोन कॉल की दूरी पे है। ये सब तामझाम के बाद वो अपने लैपटॉप से एक सिक्योर लैंड पे लॉगिन करता है, जहाँ से उसको उसका अगला काम दिया जाता है। वही इसको बताया जाता है एक गैंग के बारे में, जो कि खुद को पार्टी एनिमल्स के नाम से बुलाते हैं। वो दिन दहाड़े लोगों को मारते रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का क्राइम रेट बढ़ गया है। और फिर वो बताते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही ये जानवर सब एक डे केयर को दिन दहाड़े जलाकर उसके सामने अपनी दरिंदगी का नंगा नाच कर रहे थे, और उस आग में 32 लोग जल के मारे गए। ये सुनकर एल्फ्रेड बताता है कि हाँ, वो इसके बारे में न्यूज़ में पढ़ा था, लेकिन वो भी किसी और काम में बिजी था, तो उसे ही क्यों बुलाया गया। वो उस बंदे के पीछे 5 साल से था, और जब वो उसके हाथ लगने ही वाला था तो उसे वहाँ से क्यों बुलाया गया। इस पर सामने से जवाब आता है कि बस उसकी ज़रूरत थी। और फिर वो एल्फ्रेड को बताता है कि उसे बस निगरानी रखनी है, हाथापाई करनी नहीं। और फिर वो लोग बताते हैं कि इन मवालियों के पीछे एक और शिकार देखा गया है, अगर उससे पाला पड़े तो उससे हाथापाई कर सकते हो। और फिर वो लोग उस जगह का पूरा लोकेशन एल्फ्रेड की मोटरसाइकिल में भेजते टाटा बाय बाय बोलते हैं। कॉल खत्म होने के बाद एल्फ्रेड तेजी से अपनी गाड़ी के पास जाता है, लेकिन कोई वो सिक्कर तोड़कर उसका मोटरसाइकिल चुरा ले गया था। अपनी बाइक को वहाँ ना देख एल्फ्रेड भरपूर गरियाता है। अगले दिन क्रॉक के जिम में एक बंदा पंचिंग बैग पे प्रैक्टिस करते रहता है, और तभी वही ब्रूस आता है, जिसके बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है, और ब्रूस अपना पूरा भरास उसे पंचिंग बैग पे निकालते रहता है। उसकी ये प्रैक्टिस देख वहाँ के आजू बाजू के लोग चौंक कर उसकी तरफ देखते रहते हैं, पर ब्रूस कहीं और ही खोया हुआ था। वो अपने बचपन का वो दिन याद कर रहा था जब वो सब चिड़ियाघर गए थे। सब बच्चे सामने बैठे शेर को देख रहे थे, और वही थॉमस वेन ब्रूस को बताते हैं कि आज रात वो सब मूवी देखने जाएंगे। और तभी वहीं एक गोली चलने की आवाज़ आती है, और उसी वक्त ब्रूस उस पंचिंग बैग में इतना जोर का मुक्का मारता है कि वो बैग वहीं फट जाता है, और उसके अंदर का बालू चारों तरफ फैल जाता है। ये देख वहीं वेलॉन, जिसके गर्दन में सांप घूमते रहता है और गोद में बड़ा सा मगरमच्छ, जिसे वो बड़े प्यार से सहलाते रहता है। दांत चलो तुम्हारे लिए लगा देते हैं बढ़िया के 90 और बालू का 23। अब तुम हमारे दोस्त हो इसीलिए यार। ये सुनते ब्रूस उसे पूछता है कि बालू का अलग से क्यों, तो वेलन उसे बताता है कि उसका समय बहुत कीमती है और ये सब की सफाई भी तो करवानी होगी। उसके बाद ब्रूस वही के लॉकर्स में सामान निकालते रहता है, और वेलन उसके पास जाके बताता है कि वो सोच रहा था कि यहाँ का नाम बदलने की, क्योंकि ऑजी उसके लिए ऐसी जानवरों को रखने के लिए लाइसेंस का इंतजाम कर रहा है। इस पर ब्रूस उसे समझाता है कि ऑजी के चक्कर में रहेगा तो गंदा फंसेगा, लेकिन वेलन को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ब्रूस वहाँ से जाते रहता है कि तभी वेलन उसे पूछता है कि बहुत दिन से पोकर खेलने नहीं आया, बाकी सब आते हैं तो कब आएगा। इस पर ब्रूस उसे मना करते कि उसे पता नहीं, और वो वहाँ से जाने लगता है। तो वेलन उसके पीछे से उसे बताता है कि ये पार्टी एनिमल पूरे शहर को बर्बाद कर रहे हैं, किसी ना किसी को तो कुछ करना होगा। ब्रूस का इस पर कोई असर नहीं पड़ता और वहाँ से चला जाता है। वेलन तो वहीं रखे अपने बचपन के दोस्तों की फोटो देखता है। उसी रात एक बड़े से याच में एक पार्टी चल रही होती है, जहाँ का डीजे एक मास्क पहने जोरों से गाने बजाते रहता है, और कुछ लोग वही मास्क पहने ही स्विमिंग पूल का मजे लेते रहते हैं। और वहीं बनी महफिल के बीच क्राइम मास्टर मिस्टर फाल्कॉन और मिस्टर मरूनी रहते हैं, और उनके सामने पार्टी एनिमल का सरदार रोमन रहता है। वहीं फाल्कॉन उसे बताता है कि ये गुंडागर्दी तो ठीक है, लेकिन दिन दहाड़े बच्चे और बूढ़ी औरत को मारना ये ठीक नहीं है। ऐसा क्यों करना?
हमारे काम के भी कुछ नियम हैं, सबको उसके हिसाब से चलना होगा। फिर मैरोनी तब बताता है कि वो लोग इस धंधे में सदियों से हैं, पहले उनके बाप दादा थे, अब वो हैं। ऐसा नहीं है कि वो नए नए इस खेल में आए। रोमन ये सब बात बड़ी आराम से सुनता रहता है और तब फैल्कॉन उसे धमकी देते कि वो अपना बोरिया बिस्तर समेटे और गौतम से कहीं दूर चला जाए, वरना कल की सुबह वो नहीं देख पाएगा। वो ये बोलते ही रहता है कि तभी वही एक मास्क पहने लड़की अपना बाथरूम बांधते रोमन को अपने मास्क का कलेक्शन दिखाने बोलती है। रोमन ये सुन बताता है कि ये अच्छा आइडिया है और तभी वही उन सब के पीछे के खाने के एक एक करके लाइट जलती रहती है और वहीं बहुत से मास्क रहते हैं, जिसे देख मैरोनी और फैल्कॉन चौंक जाते हैं। और तब रोमन बताता है कि ये सॉक्रेट का मास्क जो कि पूरी दुनिया में बस 2 ही है। और फिर बताता है कि उसके बाजू में मार्टिन लूथर का मास्क है और उसके बाजू में जॉर्ज वाशिंगटन का मास्क है। वो बताते रहता है कि ये सब नायाब मास्क है, जो कुछ तो बीजवैक्स, वाइन रेजिन, मार्बल डस्ट ये सब से बना है। ये कहते वो अगले मास्क के बारे में बताते, बोलता है कि ये मरूनी साहब का अपना भाई है। अपने भाई का चेहरा देख मरूनी चौंक जाता है। रोमन तब फैल्कॉन को बताते कि अरे ये आपका भाई है फैल्कॉन साहब, और बाकी सब बगल में। वो ये बोलते ही रहता है कि तभी पीछे से 2 चाकू मरूनी की आंखों में को घुसा देता है और एक मास्क पहने बच्चा एक रस्सी से फैल्कॉन का गला काटते रहता है। रोमन तब वही चीयर्स करते, बताता कि बस 2 जगह बचे थे, वो भी पूरे हो। उसके अगले दिन पार्टी एनिमल का गुंडाराज भरपूर कायम रहा। दिन दहाड़े पुलिस स्टेशन में दादागिरी, सरेआम लोगों का कत्लेआम चलता ही रहा। लेकिन जैसे जैसे रात होती जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि उन सब का समय पूरा होता जा रहा है। एक छत पे बैटमैन मानो ये सब देख रहा था और आखिरी में वो वहीं से नीचे की तरफ कूदता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मेयर गॉर्डन किसी जगह मीटिंग कर रहे होते हैं पार्टी एनिमल के फैलाए आतंक के बारे में। गॉर्डन बताते रहता है कि उनसे जितना हो पा रहा है वो कर रहे हैं ताकि जानवरों को आतंक कम हो। लेकिन वहाँ जमा भीड़ को गॉर्डन की बातों पे भरोसा नहीं होता। उन सबको लगता है कि उम्र के साथ साथ गॉर्डन ढीला पड़ गया है। बताते कि पहले वाला मेयर शांति था, लेकिन वो पलटवार जरूर करता था। उसी बिल्डिंग के बाहर दूसरी बिल्डिंग की छत पे एल्फ्रेड ये सब देखता रहता है और जैसे ही पार्टी एनिमल के कट भोगने उसी मीटिंग की तरफ जाते हैं, एल्फ्रेड अपने रेडियो से बताता है कि पार्टी एनिमल्स आ गए हैं, बहुत लोग मारे जा सकते हैं, अगर इजाजत हो तो वो कुछ करे। लेकिन उधर से जवाब में मना किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि सिर्फ नजर रखें। अंदर मीटिंग में बहस चल रही होती है, तभी भीड़ से एक लड़की खड़े होते भीड़ को समझाती है कि वो लोग यही चाहते हैं कि हम आपस में लड़ते रहें, एक दूसरे पे उंगली उठाते रहें। और फिर वो बताती है कि उसे जिम पे भरोसा है, लेकिन ये सिर्फ इन लोगों का काम नहीं है, हमें भी एकजुट होकर। वो ये बोलती ही रहती है कि तभी वह का दरवाजा खुलते पार्टी एनिमल के कुछ लोग बंदूक ताने आते उस लड़के की बात अपने तरीके से पूरा करते हैं। हमको लगता है मोहतरमा कहना चाहती हैं कि हमें एकजुट होकर मरना होगा। वहाँ के सब लोग डरे समय अपने अपने सीट पे ही नीचे छुप कर बैठ जाते हैं। तभी गॉर्डन चिल्लाते, तम है तो इधर बात करो, मैं यहाँ हूँ। एक कटभोगना गॉर्डन की तरफ अपना बंदूक ताने हेलो जिम्मी और फिर बाय जिम्मी बोलते वो उस पर गोली चलाता है। किस्मत से वो गोली गॉर्डन के सामने रखे बक्से में लगती है और गॉर्डन वहीं बचते नीचे गिर जाता है। तब उसकी बेटी पूरी तरह से डरी हुई उसका हाथ पकड़ती है। गॉर्डन उसे बोलता है कि वो सबको लेकर यहाँ से किसी सुरक्षित जगह जाए। उसके बाद वहीं पार्टी एनिमल का एक बंदा ऑर्डर देता है कि सबको भून दिया जाए, लेकिन तभी मानो कुछ उन्हें पकड़ के बाहर फेंक दिया और वहाँ का दरवाजा बंद कर दिया गया। उसके बाद बारबरा अपना बंदूक निकाले वहीं दरवाजा खोलते हैं, बाहर देखती है। तभी वहीं एक अलग ही मास्क पहने एक बंदा उसे बताता है कि कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। एल्फ्रेड ये सब दूर से देखता रहता है। तभी उसे रेडियो से आवाज़ आती है कि वहाँ का हालचाल बताया जाए। तब एल्फ्रेड बताता है कि दूसरा खिलाड़ी मैदान में आ गया है, जिस पर उसे जवाब मिलता है कि अगर वो दिक्कत दे तो इजाज़त है उसे भिड़ने की। वहीं वो सब पार्टी एनिमल खुद को संभालते कुछ अजीब सा देखते हैं और फिर उस पर अंधाधुंध गोली की बरसात करने लग जाते हैं। वो अजीब सा कुछ और नहीं बल्कि बैटमैन रहता है और वो एक छोटा सा स्मोक बॉम्ब नीचे फेंकते हीरो की तरह एंट्री मारता है। सब पार्टी एनिमल के कट भोगने उस पर अंधाधुंध गोली चलाते रहते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। नीचे आते ही बैटमैन अपने केप में ही कुछ किए हुए था, जिससे वो वहीं के गुंडों को मारता रहता है। वो गुंडे सबसे गोली चलाते उससे पहले ही बैटमैन उन सबको मार गिराता है। एक झुंड तो वहीं धूल चाट रहे थे, लेकिन फिर भी बाकियों को समझ नहीं आया। वो सब बैटमैन को मारने अपने हाथों में बंदूक चाकू सब लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ते जा रहे थे। एल्फ्रेड दूर से ये सब देखता रहता है। अपने तब झुंड को आते देख बैटमैन अपने काउल से उसका ईयरपीस निकालता है, जो कि एक धारदार चाकू रहता है,
और वो वही चाकू आर्य भीर की तरफ फेंकता है, जो आर्य भीर के एक दो बंदे को घायल करते तीसरे के कंधे में जा लगता है। उसके बाद बैटमैन तेजी से बाकी के सबको मारते रहता है। वो सारे मार्शल आर्ट सीख के खुद का एक अलग लड़ने का तरीका बनाया था। उसका हर एक चोट सटीक सहज था, मानो ऐसा लग रहा था कि वो सामने वाले को जान से ही मार देगा, लेकिन वो उससे भी बुरी हालत में सबको तरफता छोड़ रहा था। एक भी गुंडा नहीं मरा, बस सबकी कह कर लिया। वो बैटमैन दूसरे झुंड के भी बैंड बजा देता है। ऊपर से नीचे तक पूरी सिटी में पार्टी एनिमल के गुंडे पड़े रहते हैं। तभी एक हट्टा कट्टा बंदा अपने हाथ में कसाई वाला चाकू लिए, ये हाथ से तोहरे जैसे बहुते का काम तमाम किया। खैरियत चाहते हो? हट जा सामने से बच्चों। बैटमैन तो अपने बेल्ट से एक स्टिक जैसा कुछ निकालते अपने चेस्ट प्लेट को उसमें लगाता है, मानो जैसे बैटमैन के पास कुल्हाड़ी आ गई। वो पहलवान चिल्लाते अपना चाकू लिए बैटमैन को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन उससे कुछ पता चलता उससे पहले ही बैटमैन उसका वही हाथ काटते बताता कि यहीं आसपास एक हॉस्पिटल है, सुने वहाँ ये सब जोड़ देते हैं, रेंगो मत, भागो यहाँ से। वो पहलवान अपना कटा हुआ हाथ पकड़े दर्द में कराते वहाँ से चला जाता है और बचे हुए कटभोगने सब देखते रहते हैं। तब बैटमैन सबको वहाँ से जाने बोलता है और जब कोई अपनी जगह से नहीं हिलता तब बैटमैन पूरे गुस्से में, हटो मेरे रास्ते से। बैटमैन को इस डरावने रूप में देख सब वहाँ से दुम दबाकर भागते हैं। वो लोग वहाँ से भाग पाते उससे पहले ही बैटमैन एक डिटोनेटर का बटन दबाता है, जिससे वह एक जोरदार विस्फोट होता है। उसके बाद एल्फ्रेड अपना बंदूक लिए वहीं आता है। वो जगह थोड़ा धुआं धुआं हुआ रहता है और उस धुआं के बीच बैटमैन कुछ करते रहता है। एल्फ्रेड पीछे से उस पर बंदूक ताने उसे बताता है कि उसका ये बंदूक बहुत तेज है, पलक झपकने से पहले गोली चलेगी। बैटमैन सुनते एल्फ्रेड की जोर का लात मारता है, जिससे वो वहीं गिर जाता है। फिर बैटमैन उसका वही बंदूक लिए वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद एल्फ्रेड दिन रात एक कर दिया ताकि वो जान पाए कि बैटमैन मास्क के पीछे आखिर है कौन, और आखिर में उसे पता चलता है कि बैटमैन ब्रूस वेन है। उसके बाद वो ब्रूस वेन के बारे में सब कुछ पता करने लगा कि वो है कौन, करता क्या है, कहाँ से आया है और ऐसा क्यों है। तब उसे पता चलता है कि वो बस एक 24 साल का लड़का है जिसकी माँ समाज सेवा करती है और बाप मास्टर है। वो क्राइम वैली में ही पला बढ़ा, पढ़ने में काफ़ी तेज तराक था, और तो और 5वीं क्लास में वो एक इंजीनियरिंग कंपटीशन भी जीता, जिसमें वो चमगादड़ को देखकर उसके जैसा बनने खुलने वाला ब्रिज बनाया ताकि मुश्किल हालात में वो काम आए, जिसमें जीत का इनाम उसे एक ट्रॉफी और उसके पूरे क्लास को चिड़ियाघर के शहर मिली, जहाँ से बैटमैन की कहानी शुरू होती है। उसी चिड़ियाघर में खूनी बंदूक लिए इधर उधर सबको मारता जा रहा था। थॉमस वेन सब बच्चे को एक चमगादड़ के घर में भेज देते हैं ताकि सब सुरक्षित वहीं रहे। बच्चा ब्रूस चिल्लाते रहता है कि वो भी अंदर आ जाए, लेकिन थॉमस वहाँ का दरवाज़ा बंद करते ब्रूस को बताते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए दरवाज़ा मत खोलना। और फिर उसके बाद वह एक गोली चलने की आवाज़ आती है। बहुत दिन बाद ब्रूस अपना भरास पूरी दुनिया पे निकाला, फिर उसे कुछ दिखा, जिसके बाद उसकी सोच बदल गई। सब कुछ सही करने के बाद वो वापस स्कूल गया, जिसके बाद उसे शहर के सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप भी मिला। उसके बाद वो सब कुछ की पढ़ाई किया, मैकेनिक्स, केमिस्ट्री, क्रिमिनल साइकोलॉजी, मिलिट्री थ्योरी, हिस्ट्री और भी सब कुछ, ताकि वो तैयार हो सके। और उसके बाद गौथम आया अपने घर। पहले तो बिजली विभाग में नौकरी लगी, फिर पानी, फिर सफाई। उसके बाद उसे इंटर्नशिप मिली सिटी हॉल में, जहाँ से वो पूरे शहर के बारे में जाना, और तब तक वो एक बड़ा सा इंजीनियर बना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने लगा। रात जो सिटी बॉम्ब से उड़ाया था वो भी खुद सही करेगा। बाद में एल्फ्रेड ब्रूस का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गया, जहाँ एक औरत उसका इंतजार कर रही थी। ब्रूस को देखते वो मुस्कुराते उसे बताती है कि इस अधेड़ उम्र में उसे अपने माँ को यहाँ ऐसे इंतजार करवाना सही है क्या। इस पर ब्रूस अपनी माँ को एक फूल दिखाते बताता है कि वो चिड़ियाघर चला गया था, और फिर अपनी माँ के साथ वो अपने घर जाते पूछता है कि क्या वो ठीक है। कल टाउन हॉल में गोली बारूद होने के बाद एल्फ्रेड ये सब देखता रह जाता है। वो चाहता तो उसे उसकी माँ के सामने ही मार सकता था, लेकिन था तो वह कभी बच्चा ही। उसके बाद ब्रूस एक बड़ी सी बिल्डिंग में पूरे अंधेरे में बहुत सारी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा रहता है। ये वही रईस यादव में से किसी एक का पेंट हाउस था, जहाँ वो लोग बस भाड़ा देते थे और कुछ नहीं। ब्रूस वही रिकॉर्ड करते बताता है कि पार्टी एनिमल्स के मास्क में कुछ तो है, वो सिर्फ शक्ल ढकने के लिए नहीं बना। और ऐसा तब पता चला जब वो उसे खोल के देखा। इतने में ब्रूस को कुछ एहसास होता है और वो जल्दी से रिकॉर्डिंग ऑफ करता है। उधर एल्फ्रेड वही आते बताते रहता कि है तो वो काफ़ी चालाक, ऐसी जगह अपना अड्डा बनाया है जहाँ कोई आता जाता नहीं, क्योंकि वो खुद इससे बनाने में मदद किया था। और तभी वहीं बैटमैन एल्फ्रेड का वही बंदूक लिए रहता है। एल्फ्रेड भी अपना बंदूक ताने उसे एहसास दिलाता है कि उसे चारों तरफ दीवार है
जाएगा तो कहाँ। बैटमैन तब उस पर बंदूक ताने रहता है, जिस पर एल्फ्रेड अपना बंदूक नीचे रखते उससे उसका बंदूक मांगता है और उतने में बैटमैन उस पर गोली चला देता है, जो एल्फ्रेड के चेहरे पर लगती है और वो नीचे गिर जाता है। तब बैटमैन एल्फ्रेड का चुराए बाइक पर सवार होते उससे लुक देते, मानो उसे कह रहा हो कि सिर्फ वही नहीं है जो लोगों को खबर रखे, और फिर वहीं का दीवार तोड़ते वहीं से रफू चक्कर हो जाता है और एल्फ्रेड वहीं अकेला बच जाता है। सोचते कि साला उतरेगा कहाँ और कैसे। उसका चेहरा लुहान, हर जगह छोटे छोटे बैटरिंग धसे रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एल्फ्रेड अपने चेहरे पे मलहम पट्टी लगाए अपने सेफ हाउस में लैपटॉप पे बताते रहता है कि अगर दोबारा वो दखल अंदाजी किया तो वो उसे पकड़ लेगा। इस पर सामने से जवाब आता है कि वो बस पार्टी एनिमल पे नजर कराए रखे, और वैसे भी उसके पुराने शिकार को फिलीपींस में देखा गया था, जिसके बाद उसका कोई अता पता नहीं है। उसी वक्त कहीं मैनीला में 2 हेलीकॉप्टर पायलट वहाँ से उड़ने के तैयार आपस में बात करते रहते हैं। पहला बंदा पूछता है कि बस सर बुलाना है, सर के आगे कोई नाम हुआ। इस पर उसका साथी उसे जवाब देता है कि उसके असली नाम के बारे में किसी को नहीं पता, और वैसे भी जब तुम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हो तो नाम में क्या ही रखा है। और फिर वो बंदा अपने साथी को समझाता है कि उसके सामने मजाक नहीं करना, चाहे कुछ भी हो, वो हंसता ही नहीं है। और तभी वो देखता है कि वही बंदा उनके तरफ आ रहा है, और जैसे ही वो अंदर आता उसका शकल आधा ढका रहता है, और वो अंदर आता है तभी पायलट अपने साथी को बताता है कि इसीलिए लोग इसे द जोकर भी बुलाते हैं। टू बी कंटिन्यूड। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।